देखिए, हर कलाकार के जीवन में संघर्ष आता है। फिर हमारे देश के जो दिग्गज कलाकार हैं, जिनको हम एक तरह से आइडल्स मानते हैं, उनकी भी क्रिटिसिज्म होती है। तो फिर मैं कौन, किस खेत की मूली हूँ? मैं अपने से ये प्रश्न करती हूँ कि क्या मैं परफेक्ट हूँ? मैंने ये गाना परफेक्टली गाया है क्या? फिर मुझे लगता है अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ भी कर दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। नमस्कार, मैं हूँ शुभा मुद्गल। रेडियो सिटी म्यूज़िक फेस्ट देसी वाइब्स सीज़न 2 में इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक्चुअली संगीत या के जो संगीतज्ञों के परिवार की नहीं हूँ। मैं बहुत सारे लोग जैसे आप सब हैं, उन्हीं की जैसी हूँ कि मेरे घर में संगीत सुना जाता है, लेकिन हमने सीखना या उसे एक प्रोफेशन की तरह से लेना, ये हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया था मुझसे पहले। लेकिन मेरे पिताजी और माँ दोनों ही बहुत ही क्या कहूँ आपको, संगीत के लिए उनकी जो आस्था, उनकी जो श्रद्धा, प्रेम कुछ जुनून के हद तक का था। तो मुझे और मेरी छोटी बहन रागिनी को, हमको दोनों को उन्होंने संगीत सीखने का अवसर दिया और कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो छोड़ दो गाना सीखना। क्लासेस चलते रहे, हम गाते रहे, रियाज़ करते रहे और उनके इनकरेजमेंट की वजह से, उनके प्रोत्साहन की वजह से ये संभव हो सका कि एक ऐसी बच्ची जो संगीतज्ञों के परिवार की नहीं थी, उसे सीखने का अवसर भी मिला और आगे चलकर एक सिंगर बनने का भी अवसर मिला। एक्चुअली क्या होता है कि एक सिलसिला सा बन जाता है सभी का। सभी के घर में पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई बीए कर लिया तो एमए करें, एमए कर लिया तो फिर एमफिल करें, पीएचडी करें, कहीं एक नौकरी मिले, कुछ ऐसा एक सिक्योर फ्यूचर हो। तो मुझे भी लगा कि ये ऑप्शन तो है ही नहीं शायद कि मैं गाना सीख सकूं। गाना केवल एक हॉबी के रूप में सीख सकती हूँ, लेकिन ये मेरी लाइफ का मिशन बन जाएगा, ये नहीं सोचा था। लेकिन एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे ये ऑप्शन दिया और उन्होंने ये शायद पहचान लिया था कि सबसे ज़्यादा जो एक आप कह सकते हैं एक इत्मीनान और आनंद, लुत्फ़ मुझे तभी आता था जब मैं संगीत के साथ जुड़ी रहती थी। तो माँ ने ये मुझे ग्रेजुएशन के बाद कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम दौड़ भाग करो। मैं तो ऑलरेडी शुरू कर दिया था मैंने कि एमए में मेरा एडमिशन हो, उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन माँ ने कहा कि नहीं, 1 साल देती हूँ तुमको, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। और अगर गाना सीखना है तो फिर कमिटेड एक पूरा तुम्हारा दिन, तुम्हारी दिनचर्या संगीत के चारों तरफ ही रहनी चाहिए। और मुझे उन्होंने वैसे तो 1 वर्ष का समय दिया था, लेकिन लगा मुझे करीब 1 महीना ही, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि अगर जीवन हंसते खेलते गाते बिताना है तो यही एक अवसर है, इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मैं तो बार बार कहती हूँ कि मेरा गायिका बनना असंभव था अगर मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया होता। और ये तब की ही बात नहीं है जब मैं सीख रही थी। आज भी मेरा पूरा परिवार, चाहे वो मेरा जो मेरे पेरेंट्स तो अब नहीं रहे, लेकिन मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरा उसका बेटा, मेरा बेटा, मेरे पति, उनका परिवार में एक भी व्यक्ति ऐसा होना जो नाक भौं सिकोड़े कि भाई तुम गाने के लिए क्यों चली जा रही हो, आज तो घर में ये उत्सव है, ये पूजा है, ये होना चाहिए, किसी को खांसी आ रही है, तुम क्यों चली जा रही हो, तो बुखार किसी को है, तुम कहाँ चली जा रही हो। ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं। सारे मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे एक, जिसे आप कह सकते हैं, एक अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, जिसमें उन्होंने मुझसे ये प्रश्न नहीं किया कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। तो जब इस तरह का सपोर्ट मिलता है और परिवार से, तो ये एक ठोस सहारा होता है कि उस पे कलाकार बिना चिंता किए अपनी नींव डाल सकता है। नहीं तो अगर ये पीछे मुड़ के देखना पड़े कि किसको बुरा लग रहा है, कौन कोई ताना कस देगा, मेरे लिए ये रास्ता बहुत आसान कर दिया उन्होंने। तो जो कहते हैं ना कि किसी के रास्ते में एक बेड ऑफ रोजेस नहीं होता है, मेरे रास्ते में बहुत दूर तक कांटे नहीं थे। कांटे तो हर किसी की राह में आते हैं, लेकिन परिवार की वजह से, और आज तक परिवार साथ दे रहा है मेरा।
देखिए, हर कलाकार के जीवन में संघर्ष आता है और वो संघर्ष कई प्रकार का होता है। ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसके बारे में लोग कोई ना कोई ऐसा ना कहता होगा कि अरे मुझे नहीं उनका गाना पसंद। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि बहुत पसंद है, लेकिन हमारे देश के जो दिग्गज कलाकार हैं, जिनको हम एक तरह से आइडल्स मानते हैं, उनकी भी क्रिटिसिज्म होती है। हाँ, तो फिर मैं कौन, किस खेत की मूली हूँ? मेरी भी क्रिटिसिज्म होती है, और वो क्रिटिसिज्म जब अनफाउंडेड हो, जब कोई निराधार हो, तब थोड़ा चुभता भी है। कोई ये कहे कि भाई आपका गाना हमें इसलिए नहीं अच्छा लगा क्योंकि आपने यहाँ पे गलती कर दी, तो मैं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो मनुष्य हूँ, मुझसे गलतियाँ तो होंगी। परफेक्शन के पीछे ही तो हम भाग रहे हैं। परफेक्शन मिलता नहीं है, लेकिन हम उसके पीछे भागते हैं। तो ज़रूर अगर कोई मेरी त्रुटियाँ देख ले, मेरी जो कमज़ोरियाँ हैं वो देख ले, गाने की कमज़ोरियाँ, तो उसमें मुझे कोई बुराई नहीं नज़र आती। कोई सिर्फ इसलिए कहे कि एक गाना सक्सेसफुल हो गया, जब कोई आधार ही नहीं है आपकी क्रिटिसिज्म का, तो कई बार गुस्सा भी आता है, कई बार बुरा भी लगता है। लेकिन मैं अपने से ये प्रश्न करती हूँ कि क्या मैं परफेक्ट हूँ? मैंने ये गाना परफेक्टली गाया है क्या? और मुझे खुद ही सुनाई देता है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट की बहुत जगह है। फिर मुझे लगता है अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ भी कर दिया तो क्या बड़ी बात हो गई, मुझे तो फिर और काम करने की ज़रूरत है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि जहाँ मुझे लगे कि क्रिटिसिज्म का आधार है, वहाँ मैं उसे अपने हित का ही समझूं और ये कोशिश करूं कि उससे अपना सुधार कर सकूं। जहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ना एक ऐसा हो जाता है कि कुछ देर बाद ये सारी चीज़ें उतना चुभना बंद कर देती हैं। और या फिर जब सड़क पे उतरिए और कोई सीधे आपको देख के, बाल सफ़ेद हो गए, सब हो गए मेरे, लेकिन कोई झुक के आपको प्रणाम कहता है और कहता है कि आपका वो गाना मैंने सुना, तो वो जो चोट लगी होती है उस समय वो भूल जाते हैं और हम कहते हैं देखिए कि मुझे लगता है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी खुशकिस्मत हूँ कि एक स्ट्रेंजर मुझे देख के कह रहा है कि देखिए मैंने आपको आपके गाने से जाना है। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत पहले की बात है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी मैं, और संगीत की मेरी जो शिक्षा है वो चल रही थी। और मेरे पिताजी उर्दू शायरी के बहुत ही शौकीन थे। तो मेरे घर पे कई बार डिस्कशंस भी उनके मित्रों के साथ वो करते थे, जिनको मैं और मेरी बहन सुनते थे। हमारे घर के बगल में फ़िराक़ साहब रहते थे। तो उर्दू और हिंदी साहित्य, शायरी आदि के चर्चे बहुत होते थे। तो कुछ हद तक ना जानते हुए भी कुछ संस्कार हमारे भी हो गए थे। पिताजी ने एकाएक हम दोनों को बताया कि तुम्हें पता है फैज़ अहमद फैज़ इलाहाबाद आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी में आएंगे, और उनके बहुत सारे ऐसे समारोह होंगे, उत्सव होंगे, जहाँ पे वो जाएंगे, बोलेंगे, शायरी पढ़ेंगे। तुम दोनों किसी हाल में एक भी ऐसा समारोह मत मिस करना। मुझे मत बताना कि एग्ज़ाम है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ये तैयार करना है, वो तैयार करना है, जो करना है पहले कर लो। ये अवसर तुम्हें फिर से जीवन में नहीं मिलने वाला है, इसको तुम मिस नहीं कर सकते हो। और पिताजी के टोन में कुछ ऐसा एक्साइटमेंट था जो शायद पहले हमने नहीं सुना था। तो हम भी जानते थे कि इस बार कोई बहाने नहीं चलेंगे। तो हम सब तैयार थे उनको सुनने के लिए। और एक उनका ऐसा पब्लिक इवेंट मैंने अटेंड किया यूनिवर्सिटी में, जिसमें मंच पर फैज़ साहब थे, महादेवी वर्मा जी थीं और फ़िराक़ साहब थे, और तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे। और भीड़ इस किस्म की थी जैसे आज आपको किसी फिल्मी कलाकार के लिए मिलेगी या क्रिकेट मैच पे मिलेगी। इलाहाबाद उतना बड़ा शहर नहीं है, यूनिवर्सिटी वाला शहर है, और यूनिवर्सिटी के ही प्रांगण में इतना बड़ा, मतलब इतने लोग आए और ऐसे सुन रहे थे जैसे एक एक बात जो वो कह रहे हों वो अपने दिल में संजो के रख रहे हों। तो वो तो मैंने देखा ही था। लेकिन एक ऐसा उनका इवेंट था जिसमें हिंदी अकादमी की जो बिल्डिंग है, उसका जो हॉल है, उसमें फैज़ साहब आ रहे थे और उनका एक पब्लिक रिसेप्शन था। शाम के वक्त था और दोपहर के वक्त सडनली मेरे घर पे घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा मेरे गुरुजी पंडित रामाश्रय झा जी सामने खड़े हैं। झट से पैर पड़ी, मैं पाए लागे किया उनको।
कहने लगे, ए जैसे हो तुम, बस चलो, बस टाइम नहीं है, बस निकलो, चलो चलो चलो। तो स्कूटी पे आए थे। गनीमत है कि मैं उस समय बहुत पतली थी, आपसे भी पतली थी शायद। तो मैं उस स्कूटी पे उनके पीछे बैठ गई और उन्होंने कहा कि अरे सुनो, वो जिस लड़की को हमने तैयार किया था वो फैज आ रहे हैं, तो उन जिनको तैयार किया था हमने, वो लड़की आज उसका गला बैठ गया है, तो तुमको गाना है। मैं क्या कहूँगी गुरुजी, मैंने तो कुछ याद ही नहीं किया। अरे वो तरन्नुम में जैसे गाते हैं, उन्होंने गाना शुरू किया स्कूटी पे और बता दिया कि तुम्हारे पिताजी तो जानते हैं वो शाम फिराक अब न पूछ, आइए और आके टल गई, ये गा देना। तो मैंने डरते हुए मैंने कहा उसमें तो बहुत सारे शेर हैं। तो बोले नहीं नहीं, आप तुम उसको थोड़ा पिताजी से पूछ के कर लेना। पिताजी तो वहाँ आ ही रहे थे। तो एक कॉपी में से एक पन्ना फाड़ के मैंने पेंसिल से जो जो उसकी कड़ियाँ गानी थी वो नोट कर ली देवनागरी स्क्रिप्ट में। जब तक ये सब होता तो फैज साहब आ गए, उनके पीछे पूरा हुजूम चल रहा था, लश्कर था पूरा उनके पीछे। वो आए और एक डेस्क था, उस पे गुरुजी ने हारमोनियम रखा, एक माइक्रोफोन था, उस पे मैंने गाना शुरू किया और फैज साहब पीछे जैसे यहाँ मेरे पीछे बैठे थे। तो उन्होंने ख़त्म हुआ, ताली वाली बजी और उन्होंने कहा आओ बिटिया ज़रा, क्या है तुम्हारे हाथ में। अब हाथ में तो वो पन्ना था जिसमें मैंने देवनागरी में लिखा था। तो उन्होंने कहा दिखाओ कि क्या लिखा है तुम्हारे हाथ में। तो देखा कि मैंने दिखाया उनको, तुम देवनागरी में लिखा है, उर्दू में नहीं लिखा है। मैंने कहा नहीं वो तो स्क्रिप्ट मुझे आती नहीं है। तो कहने तलफ़ुज़ तो तुम्हारा ठीक है, चलो ये नज़्म तुम्हारी, ये चीज़ तुम्हारे नाम आज से। और उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिया। तो ये जब मैंने अपने पति को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मैंने बड़े गर्व से बताया। उन्होंने कहा तुम ये लंबी फेंक रही हो। मानने को नहीं तैयार थे और कहने लगे कहानी अच्छी है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब बिल्कुल विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे। ये तो गनीमत है कि रविंद्र कालिया जी की एक किताब निकली, गालिब छुटी शराब, जिसमें उन्होंने ये पूरा वाक़या हूबहू ऐसा जैसे मैंने आपको बताया है वैसा उन्होंने बताया। जो भी कोई ऐसा चाहे कि वो शास्त्रीय संगीत को समझना परखना चाहे, गाने की बात या बजाने की बात तो दूर रही, लेकिन उसे समझना चाहे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक ऐसा गुरु ढूंढे और समर्पित रूप से उससे सीखे। समर्पित रूप जब मैं कह रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे उनके पास रहें, आप उनकी चाकरी करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हालांकि इस बात को कहने के लिए शायद बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं गलत कह रही हूँ। मुझे लगता है कि जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। हर शिष्य के लिए गुरु एक कस्टमाइज्ड, एक स्पेशल, एक्सक्लूसिव सिखाने का तरीका तैयार करता है। उनके सिखाने का एक स्टाइल होता है लेकिन वो कस्टमाइज़ करते हैं उसे हर शिष्य के लिए। तभी तो इतना ज़रूरी है कि हर शिष्य गुरु के सामने, जिसे कहते हैं सीना बसीना, बैठ के सीखे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो परंपरा को ऐसा समझे कि वो चेंज नहीं हो सकती है। हमारे ही जीवन काल में मैंने देखा कि गुरुजी ने जब मुझे सिखाना शुरू किया तो आपको बताऊं बड़ा चिढ़ते थे वो जब हम कुछ नोट्स लेते थे। अगर मैं कुछ नोट्स लेना चाहूँ तो झट से मेरे हाथ पे ऐसे करते थे, अरे 4 लाइन तुमको याद नहीं आती, इतने पढ़े लिखे माता पिता की लड़की हो, इतना तुम लोग यूनिवर्सिटी जाते हो, 4 लाइन नहीं याद होती तुमसे। हमको देखो हज़ारों चीज़ें हमको याद हैं और रिकॉर्ड नहीं करने देते थे। जब उनका मतलब समझ लीजिए 2009 में उनका देहांत हुआ, जब वो मुझे दिल्ली आके सिखाते थे तो मुझे कहते थे ए तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग की मशीन है क्या। जब मुझे सिखा देते थे तो कहते थे रिकॉर्ड कर लो, ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास ये प्रमाण हो, रेफरेंस हो कि मैंने कैसा सिखाया तुम्हें। तो देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो अपने जीवन काल में मुझसे कैसे करवा रहे थे कि एक तरफ तो जो श्रुति स्मृति की परंपरा है कि जिसे याद करना, उसे आत्मसात करना, वो भी करा रहे थे। और भविष्य में ऐसा समय आए जब मुझे मैं भूलने लगूं तो ये एक रेफरेंस हो मेरे पास, मुझे एक आर्काइव
एक लाइब्रेरी भी दे रहे थे। तो देखिए कैसे परंपरा अपने आप ही बदलती जाती है। तो परंपरा जड़ नहीं होती है, वो प्रवाहित होती है, नदी की तरह चलती रहती है। और प्रश्न करने की, गुरु से बात करने की जगह मिलनी चाहिए शिष्य परिवार को भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतने आतंकित हों, इतने डरे हों कि मुझसे यही ना पूछ पाए कि गुरु जी इसमें ये चीज़ कैसे होती है। बहुत कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इतने सहम जाते हैं, इतने ज़्यादा हम संकोच में रहते हैं, लिहाज में रहते हैं कि पूछ ही नहीं पाते। ऐसे बहुत प्रश्न हैं मेरे मन में जो मैं गुरु जी से नहीं पूछ पाई। पर तो मुझे लगता है कि अब जब मैं सिखाती हूँ तो बहुत ज़रूरी है कि भले ही मुझे चिढ़ क्यों ना हो एक प्रश्न से, लेकिन स्टूडेंट के पास ये फ्रीडम, ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो मुझसे प्रश्न करे और जितने प्रश्न हो करे। मेरे पास भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं थोड़ा सा झिड़क दूँ कि भाई कि बहुत ही बेकार सवाल है ये, अगर बेकार सवाल है तो। तो मुझे लगता है ये एक जो रिश्ता बनता है उसमें ये स्कोप होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि आप एक गुरु के पास जाएं और बिल्कुल एक जिसे कहते हैं बिना प्रश्न किए अंधभक्त होके ना आप सीखें। जो प्रश्न आपके जहन में आते हैं वो पूछिए अपने गुरु से, वही सबसे अच्छे आपको उत्तर देंगे। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि शोभा जी ये अपनी आवाज़ कैसे सुधारी जाए। अब जब मैं आपकी आवाज़ को जानती ही नहीं हूँ तो मैं सुधार के तरीके क्या सुन बताऊँगी आपको। वो तो आपके गुरु जानते हैं कि आप कहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये डायलॉग चलता रहे। मैं उस जनरेशन की हूँ जिसे सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो मेरा जैसे यूट्यूब चैनल नहीं है। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, थ्रेड्स पे हूँ, एक्स पे हूँ। लेकिन यदा कदा कुछ म्यूज़िक के संबंध में कुछ कहना होता है तो मैं ज़रूर कुछ शेयर करती हूँ। लेकिन मुझे वो वाली एक आदत नहीं पड़ी है कि ऐसा कोई दिन ना निकले जब मैं कुछ पोस्ट ना करूँ, ऐसा कोई दिन हफ्ता ना निकले जिसमें मैं लाइव ना जाऊँ इंस्टाग्राम पे। मुझे उसकी एक तो आदत भी नहीं है और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को भी जो यूज़ करने का तरीका है वो अपने हिसाब से होना चाहिए। अब जैसे आप लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं ये पता चले कि कौन सी कॉफ़ी शॉप पे आपका कौन सा मित्र बैठा है उसके साथ मिलने के लिए। अब मैं वही भाषा यदि यूज़ करूं इस उम्र में तो ये दिस इज़ नॉट मी। ये एक मैं कुछ बनने की कोशिश कर रही हूँ ऐसा लगेगा। पर मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई सोशल मीडिया द्वारा ही कि आज मैं ना एक इस जगह पे मेरा कार्यक्रम है, उसमें मैं एक ये विशेष एक रेपर्टवार गाने वाली हूँ जो मैंने पहले नहीं गाया है। आपके पास समय हो तो आइए सुनिए, ये मैं हूँ और मुझे इसमें बनावटीपना कुछ दिखाना नहीं पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया बहुत एक माध्यम है जिससे कलाकार अपने को एम्पावर कर सकता है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे होना चाहिए, आपकी प्रेजेंस उस पर कैसी होनी चाहिए, वो आप ही नज़र आने चाहिए। कोई और बनने की कोशिश मुझे करने की आवश्यकता नहीं लगती अपने लिए।